वेलकम एवरीवन, दिस इज़ तरुण अलावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोर्ड्स मॉडल और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। राइट, तो व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन इज़ बेसिकली एनर्जी और यू कैन से हम स्टडी करेंगे इसको लाइट से, ठीक। एंड मैटर, यू नो इट वेरी वेल, मैटर क्या होता है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर का मतलब दो नेचर, यानी रेडिएशन का डुअल नेचर होता है और मैटर का भी डुअल नेचर होता है। रेडिएशन का दो नेचर होता है, क्या होता है वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन इज़ बेसिकली एनर्जी और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे फिलहाल लाइट के फॉर्म में इसको, ठीक है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जो रेडिएशन होती है, जो लाइट होती है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये कैसे प्रोपोगेट करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब पानी में आप कोई कंकड़ डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वेव बनेंगी। वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। राइट, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट वेव है, इसके बाद ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से वेव आपको अपने आप को रिपीट करती जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी एक कंप्लीट वेव है। इस वेव की जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ। तो क्या प्रोनाउंस करते हैं हम? लैम्डा, ठीक। वेव की एक और वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसको प्रोनाउंस करते हैं हम म्यू, ठीक है, या न्यू आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, ठीक। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड या इन यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेव्स डिफरेंट काइंड की होंगी। फॉर एग्जांपल जितनी भी लाइट होती है उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हर कलर की वेव लेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। किसी की वेवलेंथ बड़ी होती है, किसी की वेवलेंथ छोटी होती है। आपने क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, जब आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ते हैं थ्रू प्रिज्म, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रिज्म लाइट को डिफरेंट कलर्स में स्कैटर कर देता है। तो लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। हर कलर के जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी की वेवलेंथ बड़ी होती है, किसी की वेवलेंथ छोटी होती है। तो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो ये जो वेव है ये रेड लाइट की है, ठीक है। सिमिलरली मान लो ब्लू लाइट की वेव ये है, ब्लू लाइट, राइट। तो अभी आप क्या देखो कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इट इज़ अ कांस्टेंट। जितनी भी रेडिएशन होती है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशन इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। और जितनी भी रेडिएशन होती है सबकी स्पीड क्या होती है? सेम। सबकी स्पीड क्या होती है? सेम इन एयर या इन फ्री स्पेस, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट है हमारी c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट इज़ अ रेडिएशन और लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स, ठीक है। तो जितनी भी वेव्स हैं उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हमको दिखाई देती हैं उन सब की स्पीड क्या होगी? 3 × 10⁸। तो ब्लू लाइट की स्पीड भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ और रेड लाइट की स्पीड भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की। तो फॉर एग्जांपल जब ये दोनों वेव्स अगर सेम स्पीड से चल रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो विद इन 1 सेकेंड इस पॉइंट से नंबर ऑफ पास होने वाली जो कंप्लीट वेव्स होंगी वो ज़्यादा होंगी और इससे पास होने वाली जो कंप्लीट वेव्स होंगी वो कम होंगी। तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल ऑफ अ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सिंगल सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स पासिंग थ्रू a point in 1 second, right? This is what basically frequency is, okay। चलिए
तो ये बात हुई फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की, ठीक। अच्छा, तो ये नेचर रेडिएशन का एक नेचर हुआ कि इट हैज़ वेव नेचर। बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे गए जो कि बहुत ज़्यादा बाद में हुए हैं, और उनमें हमने फाइंड आउट किया कि लाइट ऑल्सो बिहेव्स एज पार्टिकल्स, ठीक है। रेडिएशन हैज़ पार्टिकल बिहेवियर टू, ठीक है। लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल्स ठीक है। तो लाइट क्या करती है, और रेडिएशन कंसिस्ट्स ऑफ particles and those particles are packets of energies. These particles are packets of energy called quanta. इन पार्टिकल्स को हम क्वांटा कहते हैं। और बेसिकली अगर आप लाइट की बात कर रहे हो तो इनको कहते हैं फोटोन्स। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, फोटोन्स। तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर फोटोन्स। फोटोन आर बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिन्होंने हमें लाइट का बिहेवियर क्या शो किया, वेव। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ने हमको क्या रिजल्ट दिया कि लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। तो काफ़ी साल तक, काफ़ी डेकेड्स तक साइंटिस्ट इस बारे में कंफ्यूज रहे कि एक्चुअली लाइट का क्या बिहेवियर है। लाइट का वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। तो फाइनली हमको एक कबूल करना पड़ा कि भाई हमने ये बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमने किसी भी एक चीज़ को हम झुटला नहीं पाए, और हमने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट के दो ही नेचर होते हैं। इट शोज डुअल नेचर, वन इज़ पार्टिकल नेचर एंड वन इज़ वेव नेचर, राइट। एंड ये जो पार्टिकल होता है लाइट का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेव, दिस इज़ अ कंटिन्यूस वेव। तो अब ये दो थ्योरी हैं, हमने ये थ्योरी को किस तरीके से एक दूसरे में एसिमिलेट किया, क्योंकि अगर हम इमेजिन करना चाहें लाइट को तो या तो हम वेव की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं या पार्टिकल की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। हम दोनों के साथ दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे इमेजिन करें, तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हमने क्या बोला कि हमने वेव को इस तरीके से बनाया कि दिस इज़ वन पार्टिकल, दिस इज़ अनदर पार्टिकल, दिस इज़ अनदर पार्टिकल, ठीक है। तो दीज आर पैकेट्स ऑफ वेव्स या पैकेट्स ऑफ एनर्जीज वी कॉल्ड फोटोन्स। अब क्योंकि फोटोन वेव से ही बना हुआ है, तो फोटोन की क्या होती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कितनी होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वही जो वेव के लिए आप पढ़ते हो वही आप फोटोन के लिए पढ़ोगे बेसिकली। तो हमने दोनों कंसेप्ट को एक साथ मर्ज कर दिया इस तरीके से, ठीक। और विद इनफ रिसर्च हम पता कर पाए कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन और क्वांटा इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज़ बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, एंड न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक। अब जो वेव नेचर है, वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके बीच में हमको एक रिलेशन पता है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड। वेवलेंथ ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूले में इसको ओपन करें तो ई हमको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो बेसिकली in terms of wavelength energy of photon is this, and in terms of frequency energy of photon is this, E is equals to h nu, right. So this was all about dual nature of radiation, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं dual nature of matter।
तो वी नो वेरी वेल मैटर हैज़ पार्टिकल नेचर, ठीक है, बट देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एज डी ब्रॉगली, और उन्होंने कुछ रिसर्च करी और उन्होंने अपनी एक थियोरी दी, एक हाइपोथेसिस दिया जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसमें उन्होंने क्या बोला कि तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली ने कहा कि जितना भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, व्हेन इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो मैटर कैसे मूव करता है? लीनियरली। फॉर एग्जांपल अगर एक आप बॉल ले लें, छोटी सी बॉल, और अगर आप उसको इस तरीके से छोड़ें और तो वो क्या करेगी, वो या तो लीनियर मोशन करेगी या वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ठीक है, वो कभी भी वेव की तरह ट्रेवल नहीं करेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी की कोई भी मैटर जब चलता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या चलता है? वेव। इट मूव्स लाइक अ वेव, इट हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। और वो जो वेव होगी उसकी जो उसका जो वेवलेंथ होगा, इट इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी इज़ बेसिकली मोमेंटम, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि एवरी मैटर हैज़ अ वेव एसोसिएटेड with it, and that wave has a formula for its wavelength, lambda is equals to h upon mv, राइट। तो और ये बाद में चीज़ें प्रूव भी हुई, तो हमको ये दिखाई दिया कि हाँ, वेव, पार्टिकल्स का वेव नेचर भी होता है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर कि हम तो बॉल थ्रो करते हैं, हम कुछ भी चीज़ थ्रो करते हैं या हम मूव करते हैं, हम तो वेव की फॉर्म में मूव नहीं करते। तो इसका आंसर ये है, एक्चुअली इस फॉर्मूले में मास क्या है? नीचे आ रहा है। तो इस फॉर्मूले के लिए जो मास है, जो बॉडीज़ हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडीज़ हैं। एक बॉल भी, एक 20 ग्राम की बॉल भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो 20 ग्राम की बॉल का जब आप मास यहाँ पे पुट करोगे और एच की वैल्यू हमको पता है, किसी सर्टेन वेलोसिटी से छोड़ोगे, तो जो वेवलेंथ आएगी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। वो इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ वेरी स्मॉल, यू कांट इवन सी इट, ठीक है। तो आपको ऐसे लगेगा चीज़ क्या चल रही है? सीधी। तो अगर एक बॉल है, उसके पास वेव है भी, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो उसका वाइब्रेशन इतने कम है, एम्पलीट्यूड इतना कम है वेव का, ठीक है, कि हमको पता ही नहीं चलेगा। वेवलेंथ इतनी छोटी है तो हमको ऐसे लगेगा बॉडी कैसे चल रही है? लीनियर। लेकिन अगर मास बहुत ज़्यादा छोटा हो तो हमको वेव क्या मिलेगी? बड़ी। वेवलेंथ क्या मिलेगी? बड़ी। तो सबसे छोटा मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमको जो वेवलेंथ मिली वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और हमने फिर उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने की कोशिश की और हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन मूव लाइक अ वेव, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास डुअल नेचर किसका होता है? रेडिएशन का भी, और हमारे पास डुअल नेचर किसका होता है? मैटर का भी, ठीक है। ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, ऑल दीज थिंग्स आर प्रूव्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, ठीक है। जब मैं चलूँगा, मैं दौड़ूंगा, आई विल मूव लाइक वेव, लेकिन मेरा मास बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मास डिनोमिनेटर में है और मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ इतनी छोटी आएगी, और वेवलेंथ इतनी छोटी होगी, ये तो बड़ी वेवलेंथ है, लेकिन अगर आप इसको छोटा करते चले जाओ, और छोटा, तो इट विल लुक ऑलमोस्ट लीनियर, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो मैं भी वेव की तरह मूव करता हूँ, कोई पार्टिकल है वो भी वेव की तरह मूव करता है, लेकिन वो वेव, उस वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हम उसको पता नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते हैं, राइट। ओके, तो ये बात थी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो जो बेसिक दो लिमिटेशन हमको पढ़नी है वो क्या है? पहली तो ये है
It is applicable only to one electronic species. It is applicable to one electron system. वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ऐसा कौन होता है? एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, राइट। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के बाद हीलियम ले ले, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसके पास अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो अगर हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बन जाएगा He+, और उसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर भी बोर मॉडल एप्लीकेबल है। सिमिलरली इसके बाद लिथियम है, लिथियम का 3 होता है, तो अगर लिथियम में से भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो इस पर भी बोर मॉडल एप्लीकेबल है। लेकिन इसके बाद कोई भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, उन सिस्टम्स पे बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस थी बोर मॉडल की वो सब फेल हो जाती हैं जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, ठीक है। दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसकी हमने अभी भी बात करी, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आपने बोला सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव तो आप कैसे बोलोगे कि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है? उसकी तो कुछ भी वेव हो सकती है, ठीक है। तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हो, बिकॉज इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, ठीक है। वेव है और वेव किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। जो हमने अभी वेव पढ़ी है, तो हर वेव की यही फॉर्म नहीं होती, वेव के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ह्यूमन माइंड के लिए इमेजिन करना इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये वाटर वेव्स को तो हम इजीली समझ सकते हैं, इसलिए सब चीज़ को इससे पढ़ा के दिखा देते हैं, लेकिन वेव्स के और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली इफ इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आप कैसे कह सकते हो कि इट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज क्या होता है कि you cannot measure position and velocity, the momentum of an electron with absolute certainty. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू कैन नॉट मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ एब्सोल्यूट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली with absolute certainty, right? So this was Heisenberg's uncertainty principle. It's Heisenberg or it's Heinsberg, maybe it's Heisenberg uncertainty principle, yeah, Heisenberg's uncertainty principle. So according to Heisenberg's uncertainty principle, you cannot measure position and velocity या momentum of an electron simultaneously with absolute certainty, ठीक है, क्योंकि वो वेव की फॉर्म में
पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको, आप किस तरीके से समझ सकते हो इसको, दूसरी चीज़ ये है, देखो कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और वी हैव अ माइक्रोस्कोप हेयर, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है। तो जब हम माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हमको कोई चीज़ तब दिखती है जब लाइट हमारी आंख में पहुंचती है। लाइट हमारी आंख में पहुंची है मतलब फोटोन हमारी आंख में पहुंचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और माइक्रोस्कोप से लाइट आई यानी कि फोटोन आया, और वो फोटोन इससे टकराएगा, और टकराने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब फोटोन इससे टकराएगा तो इसका पाथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मे बी जो इसकी वेलोसिटी है वो बाद में कुछ और हो जाए, चेंज हो गए, और जो इसका पाथ है एक्चुअल उससे भी ये डिस्टर्ब हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन का पाथ और वेलोसिटी अगर हम किसी टाइम पे साइमल्टेनियसली मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। दिस वाज हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।